हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन.के. भार्गव। और पिछले क्लास में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के सीक्वेंस में दो डिजीज को कंप्लीट कर चुके थे। एक पहला जिसे हम लोग प्रोटोजोन डिजीज बोलते हैं और दूसरा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में हम लोग एक कॉमन डिजीज के बारे में पढ़े थे जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में बताया, जैसे आम भाषा में हम लोग खांसी सर्दी जुकाम बोलते हैं। ये एक्चुअली में एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां है जिसे हम लोग बोलते हैं राइनो वायरस। और ये वायरस जो है किसी अफेक्टेड पर्सन से जो है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब बात ये है कि इसके ट्रांसफर कैसे होता है, इस बारे में हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। तो इसका ट्रांसफर जो होता है नॉर्मल स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस्तेमाल किए हुए जो भी सामान उसके अगर हम यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में भी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये था आपका पिछले क्लास में कॉमन कोल्ड। इसके कुछ सिम्टम्स भी देखे थे, जैसे कि आपके जो हॉर्सनेस साउंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, आपके नाक जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, जैसे हम लोग कंजेशन, नजल कंजेशन बोलते हैं। हेडेक हो सकती है, थोड़ा टायर्डनेस हो सकती है, और इसके वजह से थोड़ी बहुत फीवर भी हो सकती है। ये सिम्टम्स हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जनरली ये 3 से 7 दिन तक नॉर्मली चलते हैं, उसके बाद अपने आप ये ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग एक प्रोटोजोन डिजीज के बारे में पढ़े थे जिसे हम लोग बोलते हैं मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मच्छर के काटने की वजह से होती है। बेखूबी आप जानते भी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आपको बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, एक एक करके सारे सीरीज मिलेंगे। तो हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़े थे कि मलेरिया जो है एक फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होती है, ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से होती है। और फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, उस सैलिवरी ग्लैंड में प्लाज्मा, जो आपका ये जो क्या बोलते हैं इसका जो वेक्टर होता है, ये स्टोर होता है। और ये वेक्टर जो होता है, ये स्पोरोजोइट के फॉर्म में जो है आपके बॉडी में इंटर करते हैं। और जैसे ये स्पोरोजोइट के फॉर्म में आपके बॉडी में इंटर करते हैं इन्फेक्टेड स्टेज में, सबसे पहले ये आपके लीवर में जाते हैं। और लीवर में जाने के बाद ये अपनी संख्या को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और ये आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, इस आरबीसी सेल को रैप्चर कर लेते हैं, जिसके वजह से इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं हम लोग हीमोजोइन। और हीमोजोइन की वजह से हमारे बॉडी में जो है फीवर होती है, बहुत ही चिल्ड महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होगी, हेडेक रहेगा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ट्रीटमेंट भी पढ़े थे, इसका क्या प्रिकॉशंस है, कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो प्रिकॉशंस में क्या कर सकते हैं बच्चा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अपने आसपास जो है जितने भी गंदगी वाले हैं उसको साफ करना, आसपास जो है कूड़े कचरे के जमाव को खत्म करना। और अगर जल जमाव है, कहीं से भी वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करना, क्योंकि उसमें ही आपके फीमेल एनोफ्लीज मच्छर की लार्वा डेवलप करते हैं और वो आपको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डीडीटी पाउडर का, बीएचसी पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं अगल बगल में। और ट्रीटमेंट के तौर पे इसमें हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स ले सकते हैं, जिसमें क्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन, दो ऐसे मेडिसिन थे, हम लोग पिछले क्लास में जा चुके हैं। तो जाके अगर आप नए हैं तो सारे वीडियोस को जरूर देखें, समझ में आएंगे। चलिए, आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं कि नए डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं फंगल डिजीज। तो आप जनरली देखे ही होंगे कि फंगल डिजीज जो हमारे बॉडी में कहीं भी, जनरली ये स्किन में होता है, आप सब जानते हैं, कहीं भी जहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट है, जहां पे नमी की मात्रा है, वहां पे जो है ये फंगल डिजीज, जो फंगस ग्रोथ कर जाता है। और इसके वजह से आपके बॉडी में कहीं कहीं राउंडेड राउंडेड रेडिश रेडिश पैचेस देखने को मिलते हैं, जहां पे इंस्टेंस इचिंग देखने को मिलता है, बहुत ही खुजली होती है, जलन होती है। जनरली इसे हम लोग रिंग वॉर्म बोलते हैं और ये वायरस के बहुत सारे जेनर के द्वारा होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये रिंग वॉर्म क्या होते हैं, जो कि एक फंगल डिजीज है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फंगल डिजीज। आज हम लोग जानेंगे फंगल डिजीज क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं, इसके साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं।
ये सारे चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, जो नेक्स्ट डिजीज है वो है फंगल डिजीज। ऑफ कोर्स ये फंगल डिजीज जो होता है ये फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है। अब फंगस क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इसमें फंगल डिजीज में हम लोग को पढ़ना है रिंग वॉर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना अच्छा? रिंग वॉर्म। याद रखिएगा, फंगल डिजीज में एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म। इसका नाम रिंग वॉर्म क्यों है आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के ऊपर पैचेस पैचेस जो है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जहां पे रेडिश हो जाता है, बहुत खुजली होती है, जलन होती है। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ये कैसे फैलते हैं ये भी जानेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो है फंगस के द्वारा कॉज होता है। सिंपल सी बात है कि मेनली कॉज्ड बाई फंगस। ये फंगस या फंगी के द्वारा कॉज होते हैं। जनरली जो फंगी के 3 जेनरा देखने को मिलते हैं, ये 3 जेनरा के द्वारा कॉज कर जो आपके रिंग वर्म जो होते हैं वो होते हैं। इसमें सबसे पहला जो जेनरा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरम। दूसरा जो जेनरा देखने को मिलता है ट्राइकोफाइटन। इसके नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो फंगस का जेनरा जिसके द्वारा रिंग वर्म कॉज किया था ट्राइकोफाइटन, और तीसरा जो है इसका नाम है इपीडर्मोफाइटन। ये 3 जेनरा आपको देखने को मिलते हैं, इपीडर्मोफाइटन। ये 3 जेनरा है। पहला है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटन और तीसरा है इपीडर्मोफाइटन। ये 3 के द्वारा जो है आपको रिंग वर्म कॉज होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं चीज। अब बात ये है कि ये इन्फेक्शंस कैसे कॉज होता है, ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन पहले से ही अफेक्टेड है, पहले से इसको रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर आप उसके क्लथ्स, टॉवेल, उसके सोप या उसके कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी, यहां तक कम भी, तो वहां से आपके बॉडी में ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जहां भी मॉइस्ट रीजन होते हैं, जैसे आपके इंग्रुइन रीजन होते हैं, जो आपके दोनों थाई के बीच का जो जगह होता है, वहां पे जनरली कभी कभी मॉइस्ट जो है वाटर की एक्युमुलेशन हो जाता है आपके टोज के बीच में, दोनों अंगूठों के बीच में, है ना। और आपके स्किन के जो फोल्ड होते हैं वहां पे जनरली जो है ये फंगस का आपको जो है कॉज कराता है, क्योंकि वहां पे नमी की मात्रा ज्यादा होती है। तो इन सब जगहों की सफाई हमें अच्छे से रखनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्ट रहेगा तो वहां पे फंगस ऑफ कोर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इन्फेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले कि इन्फेक्शंस अकर थ्रू an infected person to a healthy person। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है ना, फ्रॉम सॉइल। हेल्दी पर्सन फ्रॉम सॉइल and through use of towel उसके टॉवल्स हो गए, कॉम्स हो गए, सोप्स हो गए, उसके थ्रू ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंगल डिजीज। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसे मिटा दूं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ सके। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि रिंग वर्म किसे बोलते हैं। रिंग वर्म जो होता है ये फंगस के द्वारा, फंगी के द्वारा कॉज किया जाता है। रिंग वर्म जो होता है ये एक फंगी के द्वारा होता है, पहली चीज। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसके 3 जेनरा देखने को मिलते हैं। पहला माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटन और तीसरा इपीडर्मोफाइटन। ये 3 जेनरा के द्वारा जो है रिंग वर्म कॉज करा जाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, सॉइल के माध्यम से भी
या उसका टॉवेल्स, कॉम्स या सोप इस्तेमाल करने या उसके क्लॉथ शेयर करने की वजह से भी आसानी से ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। चूंकि नोट्स बनाना बच्चा बहुत जरूरी है, मैं हर एक वीडियो में हर एक लेक्चर में आपको ये बात बताते रहा हूं कि नोट्स जब रहेगा तब अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एग्जाम के समय यही आपको सबसे ज्यादा काम देंगे। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट आपके पास होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कंटेंट रहेगा तो आप एक अच्छे से बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बेसिस ही हैं। चलिए, जो अब समझेंगे कि ये हमारे कौन से रीजन को इफेक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके फंगल डिजीज है ये जनरली मॉइस्ट प्लेस को इफेक्ट करता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि हीट एंड मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर helps to grow the fungi। जो आपके हीट और मॉइस्चर जो होते हैं ये फंगस के ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन द रीजन लाइक स्किन फोल्ड्स, जहां भी आपके स्किन के फोल्ड्स होते हैं, एंड जो आपके ग्रोइंग रीजन होते हैं टोज के बीच में जनरली ये देखने को मिलते हैं। स्किन फोल्ड्स एज इन ग्रोइन एंड टोज, आपके टोज रीजन में और आपके ग्रोइंग रीजन में जनरली ये इफेक्ट करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो आपके फंगस के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले बात कि हीट जरूरी है और उसके साथ साथ मॉइस्चर। ये दो चीज जो होते हैं जो फंगस के किसी भी एरिया में ग्रो करने के लिए जरूरी है। और ये कहां कहां अफेक्ट करते हैं, तो आपके जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके ग्रोइंग रीजन हो गए, जो आपके टोज रीजन हो गए, जैसे ये उंगलियां हुई, उंगलियों के बीच में जो आपके रीजन देख रहे हैं बीच वाला, जिसके फोल्ड दिख रहे हैं, इन रीजन में हो सकता है। आपके जो थाई के बीच में जो रीजन है उसमें हो सकता है। आपके दोनों अंगूठों के बीच में जो रीजन है वहां पे हो सकता है। तो ये इसका जो है अफेक्टेड रीजन है। अब बात ये है कि इसका सिम्टम्स क्या होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो ये जनरली बाहर से फिजिकली आपको दिखाई पड़ते हैं। और ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा आपको जलन महसूस होगी, इचिंग होगी, ये इसकी पहचान है। इसीलिए तो इसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म। अब सिम्टम्स की बात करें हम, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसमें जो जनरली जो है इसमें ड्राई हो जाता है, इसमें एरिया जो होता है जहां पे इफेक्ट करता है वहां पे ड्राई हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है स्केली लीजन होते हैं, स्केली समझ रहे हो ना, जहां पे आपकी स्किन जो है अलग होने लगते हैं, थोड़ा अलग दिखाई पड़ते हैं, उसे बोलते हैं स्केली रीजन्स। तो जनरली जो है स्केली रीजन्स देखने को मिलते हैं, कहां कहां देखने को मिलते हैं, सच एज स्किन, आपके स्किन में वैसे वैसे रीजन्स हो जाएंगे जहां पे बहुत ही रुखरापन महसूस होगा आपको, है ना। नेल्स हो सकते हैं, एंड द स्काल, जो आपके हेड रीजन होते हैं, जो आपके हेड रीजन है वहां भी जो है ड्राई ड्राई हो जाता है, कुछ इस तरह से स्केलिंग में, स्केल रीजन में भी आपको देखने को मिलते हैं, स्काल्प रीजन में, सॉरी। तो ये जो है आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारी इचिंग देखने को मिलते हैं, इंटेंस इचिंग होते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे खुजली होती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगी। ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला डिजीज है वो है हेलमिंथेस डिजीज। तो मैं आपको बता दूं कि हेलमिंथेस डिजीज भी एक पैरासाइट होता है, ये भी एक वर्म के द्वारा कॉज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट, ये कीड़े के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं और ये भी इंटेस्टाइन रीजन को अफेक्ट करती है। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे हैं।
अगर कहीं से भी कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। मैं इस पर छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इस पर आपके पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाए, मेरा यही प्रयास रहेगा। चलिए अगला जो हमारा डिजीज है इसमें हमारा है हेलमिंथस डिजीज। जो अगला हमारा डिजीज है इसे बोलते हैं हम लोग हेलमिंथस, हेलमिंथिक डिजीज। तो ये हेलमिंथिस डिजीज किसके द्वारा, इस हेलमिंथिस डिजीज में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग बोलेंगे एस्क्रियासिस। उसको बोलते हैं हम लोग एस्क्रियासिस, इसे हम लोग बोलते हैं एस्क्रियासिस। सबसे पहला डिजीज है हेलमिंथिक डिजीज में एस्क्रियासिस। अब बात यह कि एस्क्रियासिस किसके द्वारा कॉज कराए थे, तो मैं आपको बताता हूं कि जो एस्क्रियासिस होता है ये भी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है एस्क्रियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स, और जनरली इसे हम लोग राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा जो है एस्क्रियासिस कॉज होता है और ये हमारे इंटेस्टाइन को परफोरेट करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन रीजन को अफेक्ट करते हैं। तो हम जानेंगे कि एस्क्रियासिस क्या होता है। तो लिखेंगे इट इज कॉज्ड बाय इंडोपैरासाइट, और इस इंडोपैरासाइट के नाम है, क्या नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्क्रियस लुम्ब्रिकॉइड्स। और जनरली इसे एस्क्रियासिस लुम्ब्रिकॉइड को जनरली इसे हम लोग राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, इसे हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है आपका एस्क्रियासिस। एक इंडोपैरासाइट जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट होता है, इसके नाम एस्क्रियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इसके द्वारा कॉज होता है। और एस्क्रियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स को जनरली आम भाषा में से हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और बात ये है कि ये राउंड वॉर्म या एस्क्रियासिस कैसे फैलता है। अगर किसी जो है आपका ये पैरासाइट जो है उसके अगर एग्स जो होते हैं, जो उसकी जो भी लार्वा होते हैं, एग्स होते हैं, अगर वो हमारे फीकल मटेरियल में है तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। कैसे, किसी न किसी वेक्टर के माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं, जिसके वजह से वो आपके फूड में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, वाटर कंटेमिनेट करेंगे, फूड कंटेमिनेट करेंगे, और उसके साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं और आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से आपको इंडाइजेशन की समस्या, वोमिटिंग, पेन, बहुत सारी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये हम लोग देख लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, या तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए या इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको बाद में काम आए रिवाइज करने में। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस पैरासाइट के एक की वजह से ये इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। जनरली ये जो है फीकल मटेरियल में, अगर किसी इंफेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल में अगर उसके एग्स हैं, लार्वा हैं, तो वो वाटर को, सॉइल को या फूड मटेरियल को कंटेमिनेट करेंगे, जिससे ये कंटेमिनेटेड वाटर अगर पर्सन कोई लेता है तो उसमें ये आसानी से ट्रांसफर कर जाते हैं और उसके बॉडी में भी ये एस्केरियासिस कॉज कराते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो लिखेंगे कि द इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शंस अकर्स थ्रू एज द एग्स ऑफ अ पैरासाइट। उस पैरासाइट के एक की वजह से जो भी ह्यूमन एक्सट्रैक्टा होते हैं, अगर उसमें अगर ये फैल जाते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड along with the fecal material, along with the feces of infected person। अगर किसी infected person के
स्ट्रक्चर में, या कह सकते हैं कि जो भी इसके स्केलेटरी प्रोडक्ट हैं, फीसेस हैं, उसमें अगर ये स्क्रियासिस के एग्स हैं तो वो कंटामिनेट करता है किस को, वाटर को, फूड को, विच कंटामिनेट वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स। तो उसके वजह से ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। कई बार क्या होते हैं कि सब्जियों को ग्रो कराने के लिए, आप जनरली देखे भी होंगे, सब्जियों को ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो खाद कैसे बनते हैं, कई बार जो है ह्यूमन के भी जो स्केलेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल्स की जो स्केलेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको सड़ा के गला के जो भी हो उसका खाद बना के जो है पिट बना के और उसके बाद खेतों में छिड़काव किया जाता है। तो सोचिए अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जो फिकल मटेरियल है, अगर उसमें किसी भी तरह का अगर एस्क्रियासिस के वर्म्स हैं या उनके एग्स हैं, तो वो उस एस्क्रियासिस के वर्म्स या एग जो है उस फूड मटेरियल पर जाएंगे, उस प्लांट्स पर जाएंगे। अगर वो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में आसानी से एंटर कर सकते हैं और हमारे बॉडी में एस्क्रियासिस कॉज करा सकते हैं। तो बात यह है कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हम जब भी मार्केट से सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको धो के पानी में अच्छे से, है ना, थोड़ा सा जो है गर्म पानी में अच्छे से उसको वॉश करके, जो राइंस करके, तभी हम उसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर किसी भी तरह के उसके एग्स हैं या उसके पैरासाइट है तो वो वहां से हट जाए। वरना वो हमारे बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो होता है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकल मटेरियल होता है, जो भी उसके फीसेस होते हैं, स्केलेटन होते हैं, उसमें अगर उस पैरासाइट के एग्स रहते हैं तो वो आसानी से अफेक्ट करते हैं, कॉन्टेमिनेट करते हैं वाटर को, सॉइल को, उस प्लांट्स को, जिसके वजह से अगर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में भी आसानी से एंटर कर जाते हैं। तो अब बात यह है कि ये इन्फेक्शंस को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जनरली ये हमारे ह्यूमन बींग्स में कैसे फैलते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स में जो है सब्जियां, फ्रूट्स के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है, और वाटर के माध्यम से फैलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसे मिटा देता हूं अभी। और हम लोग अब जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्क्रियासिस के जनरली सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें सिम्टम्स ऑफ स्क्रियासिस। इसकी क्या पहचान है, तो सिम्टम्स क्या है, स्क्रियासिस के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये आपके इंटेस्टाइनल रीजन को परफोरेट करते हैं, आपके इंटेस्टाइनल रीजन को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें इनडाइजेशन की समस्या देखने को मिलते हैं। वोमिटिंग हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और बहुत सारी समस्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है कि इसमें पर्सन को बहुत ही ज्यादा एब्डोमेन में पेन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन इसके सबसे मेजर सिम्टम्स में आते हैं, एब्डोमिनल पेन। दूसरी जो इसमें समस्या देखने को मिलती है वो है इनडाइजेशन, यानी भोजन का ना पचना, भोजन का अपच रह जाना। दूसरी जो सिम्टम्स है कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहती है, एक्चुअली में इसे मस्कुलर पेन देखने को मिलते हैं। इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ में आपकी बॉडी में मस्कुलर पेन भी देखने को मिलते हैं। फीवर हो सकता है, पर्सन को फीवर हो सकता है, और साथ साथ में चूंकि इसमें ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है ना, बहुत ज्यादा ह्यूमरस देखने को मिलते हैं ब्लड का जो है, इस वजह से एनीमिया भी हो सकता है। पर्सन को जो है हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है, जिसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। उसके अलावा वोमिटिंग भी हो सकता है, जी मितलाना हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नौसिया। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकते हैं अच्छा, इसमें अगर हेडेक भी हो सकते हैं, और आपकी इंटेस्टाइनल जो पैसेज है जहां से फूड पास करता है उसका ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। चूंकि इतने अमाउंट में आपके बॉडी में ये इंटेस्टाइनल रीजन बन जाते हैं कि पूरे आपके इंटेस्टाइनल रीजन को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें अगला जो हो सकता है कि इसमें हेडेक हो सकते हैं, और साथ साथ में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज।
जो आपके इंटेस्टाइन रीजन है उसमें ब्लॉकेज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे जो आपको सिम्टम्स हैं ये हैं एस्करियासिस के। तो आप समझ गए कि एस्करियासिस क्या होता है, कैसे फैलता है, किसके द्वारा कॉज करा जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हुए। अगर इसमें से भी किसी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, इस पर नया टॉपिक बनाऊंगा और अच्छे से इलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये था हमारा हेलमिंथिस डिजीज। तो इस सेक्शन में अगर हमारा अगर जो टॉपिक रहेगा वो है, और लास्ट टॉपिक रहेगा फाइलेरियासिस। ये फाइलेरियासिस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, प्रचलन में है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं फाइलेरियासिस का, क्योंकि ये भी एक वर्म के द्वारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वुचेरिया वंक्राफ्टी या वुचेरिया मलियाई। और इसके भी पीछे का एक जो है कह सकते हैं मच्छर के काटने की वजह से ही होता है। इसके पीछे जो वेक्टर है वो भी एक मच्छर ही होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें हेलमिंथिस डिजीज के बाद में फाइलेरियासिस, जिसे जनरली आम भाषा में हम लोग हाथी पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे, गांव वगैरह में देखे होंगे, चाहे जो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, गंदगी में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, या अपने आसपास जो है साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रखते हैं, वैसे लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइलेरियासिस। जिसमें जनरली आपके जो है हाथ पैर जो होते हैं, पैर जनरली वो फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और आपकी जो जेनिटल ऑर्गन है इसको भी इफेक्ट करता है, उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिल सकते हैं। एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैर में हो सकता है। जनरली जो है आपका फाइलेरियासिस है, ये फाइलेरियासिस जो है आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको जनरली इफेक्ट करते हैं, लिम्फ वेसल्स को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो डिजीज रहेगा वो है हमारा फाइलेरियासिस। इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं, हेलमिंथिक डिजीज में जो हमारा नेक्स्ट डिजीज रहेगा वो है फाइलेरियासिस। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज रहेगा वो है फाइलेरियासिस। ये इसे आम भाषा में हम लोग एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। इसे हम आम भाषा में एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एलिफेंटाइटिस जो है ये फाइलेरियासिस है, ये किसके द्वारा कॉज करा जाते हैं। तो जैसे बता चुके कि चूंकि फाइलेरियासिस एलिफेंटाइटिस भी आपको जो है हेलमिंथिक डिजीज में ही आते हैं। हेलमिंथिक डिजीज में एक पहले ही पढ़ चुका अभी जस्ट, एस्करियासिस, और दूसरा जो डिजीज हो गया ये हो गया हमारा फाइलेरियासिस, जिसे हम लोग एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि जो फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइटिस होती है ये किसके द्वारा कॉज करा जाते हैं। तो यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय, सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक वर्म होता है जिसे बोलते हैं वुचेरिया वंक्राफ्टी। इसका नाम है वुचेरिया वंक्राफ्टी। और दूसरा जो है इसे बोलते हैं हम लोग वुचेरिया मलियाई। वुचेरिया मलियाई, ये दो ऐसे हैं जिसके द्वारा फाइलेरियासिस कॉज करा जाता है। और इसके पीछे का जो वेक्टर है वो भी एक मच्छर ही होता है। जैसे याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि जो आपके मलेरिया था वो मलेरिया भी एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल एनोफ्लीज मच्छर। उसी तरह से जो आपके फाइलेरियासिस है, ये एलिफेंटाइटिस भी है, ये भी एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपको क्यूलेक्स मस्क्यूटो। क्यूलेक्स मस्क्यूटो जो एक फीमेल मस्क्यूटो है और यही आपको काटती है, जिसके वजह से आप में ये जो है वुचेरिया वंक्राफ्टी या वुचेरिया मलियाई इंटर करता है, और आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, उसको स्वेल कराते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर में स्वेलिंग, लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाता है, और आपके जेनिटल ऑर्गन में भी स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे का जो वेक्टर है वो वेक्टर है क्यूलेक्स मस्क्यूटो। क्यूलेक्स मस्क्यूटो, और ये क्यूलेक्स मस्क्यूटो जो एक फीमेल है,
ये फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो के काटने की वजह से ये बीमारी फैलती है। जनरली इसमें जेनाइटल ऑर्गन तक स्वेलिंग हो जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड लीडिंग टू देयर डिसफॉर्मेशन। उसके शेप साइजेस में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, डिफॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग जो है फाइलरियासिस या एलिफेंटाइटिस को समझ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो फाइलरियासिस एलिफेंटाइटिस जो होती है ये क्यूलेक्स मस्क्यूटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो काटने की वजह से आपके बॉडी में जो वुचेरिया वंक्राफ्टी या वुचेरिया मलियाई इंटर करता है, जिसकी वजह से आपके लोअर लिम्ब में जो भी लिम्ब वेसल्स होते हैं वे स्वेल हो जाते हैं, और आपके पैर के साथ साथ में लेग के स्वेलिंग के साथ साथ में जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स है ना, उसमें भी इफेक्ट हो जाता है और उनका जो है डीफॉर्मेशन हो जाता है, यानी उनके शेप साइजेस में चेंजेस हो जाते हैं। जनरली ये लाइफ टाइम भी हो सकता है या कुछ समय के लिए भी हो सकता है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाए मेडिसिन चलने के बाद, और हो सकता है कि पूरे लाइफ टाइम तक भी देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और अगला जो इसमें हम लोग पढ़ना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा कि फाइलरियासिस या एलिफेंटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इसमें लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाते हैं, लिम्ब वेसल्स में स्वेलिंग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिम्टम्स ऑफ फाइलरियासिस। सिम्टम्स ऑफ फाइलरियासिस में एक्चुअली में ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पे इन्फ्लेमेशन of organs in which they live, for many years। जिस ऑर्गन में ये पाया जाता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, ये कई सालों तक रहता है, और जनरली देखा जाता है तो ये हमारे लिम्फ वेसल्स को इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली अफेक्ट द लिम्फ वेसल्स, जनरली हमारे लिम्फ वेसल्स को इफेक्ट करते हैं ऑफ लोअर लिम्ब। resulting in swelling, hence called elephantitis। क्या समझे अभी आप? मैंने आपको बताया कि जो कि आपकी फाइलरियासिस जो होता है इसके सिम्टम्स पर चर्चा किए कि इन्फ्लामेशन जो है जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है और जिस ऑर्गन में ये रहता है, ये मेनी साल तक जो है, मेनी ईयर्स तक जो है वो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि जो हमारा लोअर लिम्ब होता है, नीचे का जो रीजन होता है, उसके जो भी लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स का ये पार्ट है, लिम्फेटिक टिश्यू पार्ट है लिम्फ वेसल्स, तो लोअर लिम्ब के जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से इसमें स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। और स्वेलिंग की वजह से जो जो आपके पैर वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और ये हाथी के पाँव की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसे हम लोग एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि एलिफेंटाइटिस या फाइलरियासिस क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे। आज क्लास में हमने देखा कि रिंग वॉर्म जो कि जनरली एक फंगल डिजीज है, ये कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसके द्वारा कॉज कराया जाता है, और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स देखे। उसके बाद हम लोग जनरली देखे कि आपकी जो ये हेलमिंथिक डिजीज क्या होते हैं। हेलमिंथिक डिजीज में हम लोग दो तरह के डिजीज की चर्चा किए, एक पहला फाइलरियासिस एलिफेंटाइटिस, और दूसरा जो हमारा डिजीज था इसे बोलते हैं हम लोग एस्केरियासिस।
ये दोनों तरह के डिजीज का हम लोग साइन सिम्टम्स देख चुके हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है वो अच्छे से देख चुके हैं। तो आज अभी हम लोग डिजीज सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, कितनी तरह की इम्यूनिटी होते हैं, इन इम्यूनिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।